डीमार्ट, जिसे एक वक्त पे इंडियन रिटेल मार्केट का किंग माना जा रहा था, उसने अपने लो एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ मिडिल क्लास इंडियंस का ट्रस्ट जीत लिया था। जब रिलायंस रिटेल और बिग बाजार जैसे जेंट्स मार्केटिंग कैंपेन्स में करोड़ खर्च कर रहे थे, डीमार्ट ने बिना किसी हेवी एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ अपनी प्राइसिंग और स्टोर एक्सपीरियंस के दम पे मार्केट में अपना अलग पोजीशन बनाया। इनके स्टोर्स हाई फुटफॉल मॉल्स या पॉश एरियाज में नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज के आउटस्कर्ट्स में खुलते थे, जहाँ लैंड सस्ती होती थी और ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहता था। डीमार्ट का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जहाँ भी इसका आउटलेट खुलता, वहाँ का रियल एस्टेट वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता। ब्रांड ने सिर्फ कस्टमर का नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट जीत लिया था और हर किसी को लगने लगा कि डीमार्ट इज अ फ्यूचर ऑफ इंडियन रिटेल। इसे इंडिया का वॉलमार्ट भी कहा जा रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद सब कुछ बदलने लगा। कस्टमर के प्रेफरेंसेस ड्रास्टिकली शिफ्ट होने लगे जब कन्वीनियंस ने प्राइस को बीट कर दिया। यहाँ से स्टार्ट होता है एक न्यू चैप्टर, द राइज ऑफ क्विक कॉमर्स। Quick commerce has changed the way people shop. The convenience it offers is increasingly making old school convenience stores or kirana stores redundant. Quick commerce is India's fastest growing industry segment ever. The journey of Zepto, a hyperlocal startup, started with 45-minute delivery, but then came a quick realization for the need for rapid grocery delivery. As the platform scaled, its users started preferring deliveries in 10 to 15 minutes. क्विक कॉमर्स, जिसने अपने लॉन्च से ही गेम चेंज कर दिया, जिसमें ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेयर्स ने मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। ग्रोसरी डिलीवरी से शुरू हुआ ये मॉडल आज इलेक्ट्रॉनिक्स तक 10 to 15 मिनट्स में डिलीवर कर रहा है। डीमार्ट ने इसे काउंटर करने के लिए और भी हेवी डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन पर देखने को मिला। इस स्लोडाउन के चलते डीमार्ट का स्टॉक भी अपना मल्टी ईयर लो टच कर चुका है। जब 3 मार्च 2025 को डीमार्ट का स्टॉक ने अपने 52 वीक लो टच किया था, जिसके बाद डीमार्ट का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ से 2.24 लाख करोड़ टच कर चुका था, जिसका मतलब है 1.24 लाख करोड़ मार्केट से वाइप आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत कवर कर रहा था, लेकिन लास्ट 1 मंथ से फिर से गिरने लगा और लगातार अपना लो टच कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डीमार्ट सच में फेल हो रहा है? क्या यह मॉडल आउटडेटेड हो चुका है या सिर्फ ये एक टेम्परेरी पॉज है? आज हम इस डिटेल वीडियो में इस बिजनेस के ऊपर डीप डाइव करेंगे, डीमार्ट का बिजनेस डीप में समझेंगे और जानेंगे वो हिडन बिजनेस एसेंस जो हर एंटरप्रेन्योर को समझने चाहिए। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र में, जहाँ राधाकिशन दामानी जी ने 1970s के एंड में ही अपना कॉलेज छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। उन्होंने इनिशियली बॉल बेरिंग्स का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उनका असली इंटरेस्ट जल्दी स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया था। उनका स्टॉक मार्केट करियर इतना सक्सेसफुल रहा कि लेट 1990s तक दामानी स्टॉक मार्केट के एक हाईली रिस्पेक्टेड वैल्यू इन्वेस्टर बन चुके थे। अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी है तो एक्टर परेश गनत्रा का जो रोल था वो एक्चुअली दामानी जी पर ही बेस्ड था। लेकिन दामानी सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, वो एक मार्केट ऑब्जर्वर और डीप थिंकर भी थे। 1991 के बाद जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की, तब दामानी ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंडिया की मिडिल क्लास तब भी लोकल किराना स्टोर्स पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उनका डिमांड बदल रहा था। लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस पे चाह रहे थे, लेकिन उनके पास ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का ऑप्शन नहीं था। दामानी जी वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन से डीपली इंस्पायर्ड थे। उन्होंने सैम का बिजनेस मॉडल क्लोजली स्टडी किया और समझा कि अगर लो मार्जिन के साथ हाई वॉल्यूम पर फोकस किया जाए तो इंडिया जैसे मार्केट में भी रिटेल रेवोल्यूशन पॉसिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दामानी सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे, एक शार्प मार्केट ऑब्जर्वर भी थे। उन्होंने HUL, कोलगेट और P&G जैसे बड़े FMCG जेंट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिसे ट्रैक करते करते उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कंज्यूमर बिहेवियर का भी डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुका था। उस वक्त इंडिया का रिटेल मार्केट 90% तक किराना स्टोर्स के पास था और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का शेयर सिर्फ 8% था। दामानी जी ने इस गैप को अपॉर्चुनिटी बनाई। उन्होंने सोचा अगर किराना स्टोर की कन्वीनियंस और वॉलमार्ट की एफिशिएंसी को मिला दिया जाए तो एक अनबीटेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है। लेकिन डीमार्ट शुरू होने से पहले उन्होंने पहले से एग्जिस्टिंग एक रिटेल चेन अपना बाजार में अपनी इन्वेस्टमेंट करी। ये एक कॉर्पोरेटिव स्टाइल का रिटेल नेटवर्क था जो मिडिल क्लास कस्टमर्स को सर्व करता था। अपना बाजार के एक्सपीरियंस से दामानी को ये समझ आया कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन और कंज्यूमर बिहेवियर कैसे काम करते हैं। इसी लर्निंग के बेसिस पे उन्होंने 2002 में थाने से पहला डीमार्ट आउटलेट लॉन्च किया, एक ऐसा मॉडल जहां पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। डीमार्ट का विजन सिंपल था, एवरीडे लो प्राइसेस पर एवरीडे एसेंशियल्स प्रोवाइड करना, और वो भी बिना फ्लैशी मार्केटिंग के। उस टाइम बिग बाजार और रिलायंस रिटेल क्रोर्स एड कैंपेन्स पे खर्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ डीमार्ट क्वाइटली एक्सपेंड कर रहा था और ये मोस्टली टियर 2 और टियर 3 सिटीज टारगेट कर रहा था। डीमार्ट का विजन शुरुआत से ही क्रिस्टल क्लियर था। यह ब्रांड मेनली FMCG, किचन एसेंशियल्स, होम एप्लायंसेस और अफोर्डेबल अपैरल में डील करेंगे और हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स बेचेंगे ताकि इंडियन मिडिल क्लास को मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। लेकिन लो प्राइसेस के बावजूद डीमार्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैसे स्टेबल था? आपने भी देखा होगा कि जो प्राइस डीमार्ट ऑफर करता है वो और कहीं नहीं मिलता। इसका सीक्रेट था इनका डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट मॉडल। डीमार्ट बीच का डिस्ट्रीब्यूटर हटा देता था और सीधा मैन्युफैक्चरर से बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदता था। इससे दो फायदे थे,
एक तो कॉस्ट कम होती थी और दूसरा वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इन्हें सप्लायर से स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन का एडवांटेज मिलता था और इसी से इनका ग्रॉस मार्जिन भी हेल्दी रहता था। जब बाकी रिटेलर्स सप्लायर को 30 to 40 डेज में पेमेंट कर रहे थे, जिससे सप्लायर को कैश फ्लो का इशू होता था, तब डीमार्ट ने एक गेम चेंजिंग मूव लिया। ये अपने सप्लायर्स को सिर्फ 7 डेज के अंदर फुल पेमेंट कर देते थे। यानी डीमार्ट ने एक विन टू विन मॉडल बनाया जहाँ सप्लायर भी खुश और डीमार्ट भी खुश। सप्लायर को टाइमली पैसे मिल जाते थे, जिससे उनका वर्किंग कैपिटल स्मूथली रोटेट होता था और वो डीमार्ट के साथ लॉन्ग टर्म टाइप मेंटेन करते थे, इवन विद लोअर मार्जिन्स। ये रीजन है कि आज भी डीमार्ट के पास 1000+ ट्रस्टेड सप्लायर रिलेशन है, जो उन्हें एक्सक्लूसिव प्राइसिंग और फर्स्ट डिलीवरी प्रेफरेंस देते हैं। डीमार्ट का एक्सपेंशन मॉडल भी बाकी ब्रांड से काफी डिफरेंट था, जिसे बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि डीमार्ट रैंडमली अलग अलग सिटीज में स्टोर नहीं खोलता था, बल्कि वो एक पर्टिकुलर रीजन या स्टेट टारगेट करता था। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, पहले वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाता, उस रीजन के कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतता, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता और फिर अगले रीजन में एक्सपेंड करता। इस स्ट्रेटेजी का फायदा ये होता है कि एक एरिया में जब आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है तो आपका सप्लाई चेन टाइट रहता है, कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और ब्रांड लॉयल्टी भी बनी रहती है। ये रीजन है कि डीमार्ट ने पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद साउथ इंडिया के क्लस्टर्स में एक्सपेंड किया। ये ग्रोथ स्लो एंड स्टेडी था बट डीपली रूटेड था। एक मेजर रीजन जिसने डीमार्ट को बाकी रिटेलर से अलग बनाया वो है कि उनका यूनिक रियल एस्टेट स्ट्रेटेजी। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी आप में से कई लोगों को पता भी ना हो। जब दूसरे ब्रांड्स हाई फुटफॉल एरियाज में स्टोर्स खोल के महीने के लैक्स का रेंट पे कर रहे थे, तब डीमार्ट सिटी के आउटस्कर्ट्स में सस्ती लैंड खरीद के अपने खुद के स्टोर्स ओपन कर रहा था। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट उन्हें लॉन्ग टर्म में रेंट से बचाता है, जहां एक टिपिकल रिटेल स्टोर अपना 46% सेल्स सिर्फ रेंट में ही चुका देते हैं और फिर इन्फ्लेशन के चलते रेंट भी एक सर्टेन पीरियड के बाद बढ़ता है। डीमार्ट का ये मॉडल उन्हें इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन पे फुल कंट्रोल देता है, उनके लिए एक हिडन रियल एस्टेट एम्पायर भी बिल्ड करता है। ये स्ट्रेटेजी कोविड जैसे टफ टाइम से भी काम आई, जब बिग बाजार जैसे प्लेयर्स हाई रेंट्स की वजह से प्रेशर में गिर गए। डीमार्ट अपने फिक्स्ड कॉस्ट और उन प्रॉपर्टी के वजह से टिक गया। जब लॉकडाउन में कस्टमर बाहर नहीं निकल रहे थे, तब बिग बाजार अपने जेब से रेंट पे कर रहा था, क्योंकि इनकम ही नहीं थी, जिससे लॉकडाउन खत्म होते होते बिग बाजार भी खत्म हो गया। अगर आपको बिग बाजार के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। बैक टू द टॉपिक, डीमार्ट का ये एसेट ओनरशिप मॉडल उनके लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को आज भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर 2017 डीमार्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, जब डीमार्ट का पेरेंटल ब्रांड एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। इस आईपीओ के जरिए इन्हें 1870 करोड़ राइज करना था और आईपीओ का प्राइस था 299 रुपीज का, लेकिन शॉकिंगली लिस्टिंग के पहले दिन में ही स्टॉक 600 रुपीज तक टच कर गया था, जो कि 102% का जंप है, जिससे ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिक ऑफरिंग्स में एक बन गया। फंड रेस के बाद डीमार्ट साउथ इंडिया में एग्रेसिवली ग्रो होने लगा। इन लोगों ने मेनली तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एक्सपेंड करने लगे और एग्जिस्टिंग स्टोर्स को और स्ट्रेंथन किया। लेकिन 2021 के बाद मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, जिसका नाम था क्विक कॉमर्स, और इसका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। ये लोग पहले किसी लोकेलिटी में डिमांड को समझते थे और फिर वहाँ एक डार्क स्टोर खोलते थे। डार्क स्टोर जिसका मतलब है एक छोटा वेयरहाउस, जहाँ से सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज होते थे। आप जब घर से ऑर्डर करते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपका ऑर्डर 10 मिनट्स के अंदर डिलीवर कर देता है। डिलीवरी राइडर को स्पीड देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डार्क स्टोर आपके घर के 2 to 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही होते हैं। मतलब साइकिल से भी इजीली डिलीवर हो सकता है। सिंपल, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव इनका मॉडल न्यू था और पहला काम इन्होंने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने का किया। फंडिंग उठाई, फिर शुरू हुआ फुल पावर में मार्केटिंग और फ्रीबीज का गेम। हजारों करोड़ का कैश सिर्फ इसलिए बर्न हो रहा था ताकि कस्टमर को मैक्सिमम कन्वीनियंस मिल सके। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ये क्विक कॉमर्स ब्रांड्स हर महीने 1000 to 1500 करोड़ तक का कैश बर्न कर रही है और साथ ही हर साल ये 2 to 3x ग्रो कर रही है। पूरे स्केल पे कन्वीनियंस सेल हो रहा है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ज़ेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा का ये कहना है कि डीमार्ट इज जस्ट 5x ahead of Zepto. We're only 5x away from DMart's scale, which is a $30 billion company, and we're growing 2 to 3x every year. And DMart is growing 15% year on year, adjusted for goods inflation. सोचो, एक ऐसा स्टार्टअप जिसका नाम भी लोगों ने लॉकडाउन के पहले ना सुना था, आज डीमार्ट जैसे जेंट्स को कम्पीट कर रहा है। और यही शिफ्ट दिखाता है कि कंज्यूमर हैबिट्स कितनी फास्ट चेंज हो रही है। और यही नहीं, FY23 में Zepto ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इसने अपनी लॉन्च के सिर्फ 2 साल में ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। यही माइलस्टोन अचीव करने के लिए डीमार्ट को 9 to 10 years लगे थे, लेकिन फिर भी इन क्विक कॉमर्स ब्रांड्स को टैकल करने के लिए डीमार्ट ने 2 स्ट्रेटेजीज अप्लाई की। फर्स्ट थी डीमार्ट रेडी। ये इनका ऑनलाइन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म डीमार्ट रेडी से स्टोर पिकअप या होम डिलीवरी ऑफर कर रहे थे, लेकिन इस रेडी का सबसे बुरी बात ये थी कि जब ये ब्रांड्स 10 to 15 मिनट्स में ग्रोसरी डिलीवरी ऑफर कर रहे थे, तो डीमार्ट सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑफर कर रहा था, जो बहुत ज्यादा अनकन्वीनियंट था। और इनका स्टोर पिकअप मॉडल भी फेल हो गया, जिसके बाद ये होम डिलीवरी पे
कॉन्सेंट्रेट करने लगे। लेकिन इसमें डीमार्ट का ही नुकसान था, क्योंकि डीमार्ट का कोर बिजनेस है कस्टमर से बल्क परचेस करवाना, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो। लेकिन कस्टमर ऑनलाइन में स्मॉलर क्वांटिटी या इंस्टेंट नीड्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिससे ये ब्रांड्स डीमार्ट को ऑनलाइन प्रेजेंस में हरा दे रहे हैं। डीमार्ट का दूसरी स्ट्रेटेजी है कि ये क्विक कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करने के बदले इनके स्टोर एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस करेंगे और साथ ही कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रोडक्ट्स पर हेवी डिस्काउंट्स देने लगेंगे। फॉर इंस्टेंस, इनका एवरेज डिस्काउंट 15% से 25% तक बढ़ा दिया गया था। इस डिस्काउंट्स की वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो डीमार्ट को ऑपरेट करता है, इसने अपने FY25 के Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं और इस रिपोर्ट में एक गुड न्यूज है और एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज भी। सबसे पहले गुड न्यूज की बात करते हैं। डीमार्ट का Q4 FY25 रेवेन्यू 14,872 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 12,727 करोड़ था, यानी लगभग 2,145 करोड़ का सॉलिड रेवेन्यू जंप, विच इज क्लियरली इंप्रेसिव। एबिटा, जिसका मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, भी थोड़ा इंप्रूव हुआ, 944 करोड़ से बढ़कर 955 करोड़ तक रीच हो गया। लेकिन अब बात करते हैं बैड न्यूज की। डीमार्ट का एबिटा मार्जिन गिर गया है। पिछले साल ये मार्जिन 7.4% था, लेकिन इस क्वार्टर में 6.4% रह गया है, यानी रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आ गया है। पूरा FY25 देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू 59,358 करोड़ था एज कम्पेयर टू 50,789 करोड़ इन FY24। अगेन ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट को इन मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया, जिसका असर डीमार्ट के स्टॉक पे देखने को मिला। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के एक दिन पहले 2 मई को स्टॉक ने अपना 3.45% वैल्यू लूज कर लिया। डीमार्ट के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर निवेला नोरान ने Q4 FY25 के रिजल्ट्स पे काफी क्लियर और ऑनेस्ट फीडबैक दिया। उन्होंने बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 16.7% से ग्रो हुआ, जो एक अच्छा सिग्नल देता है। लोग अब भी डीमार्ट को पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी इसका असली मुनाफा 3.4% से गिर गया है, जो सेल्स ग्रोथ के प्रोपोर्शन में मैच नहीं करता। इसका मतलब सिंपल है, बिक्री तो बढ़ रही है लेकिन मार्जिन पे प्रेशर बन रहा है। पुराने डीमार्ट स्टोर्स जो 2 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं, उनका ग्रोथ सिर्फ 8.1% रहा, जबकि पिछले साल यही ग्रोथ 10.3% था। मतलब ग्रोथ स्लो हो रहा है, लेकिन अब भी लोग स्टोर में आ रहे हैं, जिसका मतलब है हाई फुटफॉल्स स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। नूरान ने ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की। 1, FMCG मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि क्रॉस मार्जिन पे डायरेक्ट हिट लगा है। ब्रांड्स डिस्काउंट दे रहे हैं और डीमार्ट को अपने वैल्यू प्राइसिंग को मेंटेन करना पड़ रहा है। 2, एंट्री लेवल जॉब्स के वेजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि स्किल वर्कर्स का डिमांड सप्लाई गैप है। 3, डीमार्ट नए स्टोर ओपनिंग्स, फास्टर चेकआउट एक्सपीरियंस और अवेलेबिलिटी पर इन्वेस्ट कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ाता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। इस क्वार्टर में कंपनी ने कई नए स्टोर्स लॉन्च किए, जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अंशुल असावा, जो 2026 में CEO नूरान की प्लेस टेक ओवर करने वाले हैं। मेट्रो सिटीज में बिजनेस स्टेबल है, लेकिन नॉन मेट्रो टाउन्स में डीमार्ट और भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो मेट्रो सिटीज में डीमार्ट की डेंसिटी कम है, वहाँ फुटफॉल और ग्रोथ दोनों बेटर दिखा रहे हैं। हाँ, मेच्योर मेट्रो सिटीज में कुछ वक्त तक ग्रॉस मार्जिन सॉफ्ट बने रहेंगे, लेकिन नूरान का कहना है कि डीमार्ट की वैल्यू फॉर मनी पोजीशनिंग अब भी कस्टमर के दिमाग में टाइट सेट है। इन शॉर्ट, डीमार्ट प्रेशर में जरूर है, लेकिन गेम से बाहर नहीं। ये एक स्ट्रेटेजी फेस है, जहाँ से अगला ग्रोथ पुश आएगा। आपको क्या लगता है, क्या डीमार्ट का ये स्ट्रेटेजी काम करेगा या कंपटीशन उसे पीछे छोड़ देगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।